If you want to understand the secret of the universe, then see the universe in terms of energy, frequency, and vibration. With this quotation of Nikola Tesla, we are starting our lecture. In last lecture, we have studied about the only resistive circuit. Now in this lecture, we will study about only inductive circuit. That means in the circuit, there is only one element which is an inductor. Now, for any AC circuit, we studies 7 different things, and those 7 different things are: one is the diagram of the circuit, second, the value of EMF, third, the value of current, fourth, phase and phase difference, fifth one is opposition to current, and sixth, wave diagram, and seventh one is phasor diagram. These are the 7 things in which you will study in this circuit also. So we will start with the first thing, that is diagram. Now what is the diagram? Diagram is very simple. बहुत आसान सा diagram है कि एक इंडक्टर है आपके पास, उस इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है AC सोर्स से. This is the AC source which is providing EMF. E is equal to E naught sin omega t. This is the instantaneous EMF provided by the source. Now second thing, EMF यहाँ लिखा ही हुआ है. EMF कितना है? That is E is equal to E naught sin omega t. So E is equal to E naught sin omega t. Now third thing is current. Now in this circuit we have to calculate the value of current. Unlike in the last lecture, in last circuit which is only resistive circuit, we just put the value of current I is equal to I naught sin omega t, where the value of where the phase of EMF and current were same. वहाँ पे phase EMF और current के same थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला. यहाँ पे EMF और करंट की वैल्यू अलग अलग होने वाली है, और वो अलग अलग कैसे होंगी मैथमेटिकली तो समझेंगे ही. पहले एक बार सोचिए कि वो क्यों अलग अलग होंगी. वो अलग अलग होने की वजह ये होती है कि जब आप किसी कंडक्टर में EMF प्रोवाइड करते हो, उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस EMF पैदा होता है. वो इंड्यूस EMF करंट को फ्लो नहीं होने देता. इसका मतलब है कि इंडक्टर के अंदर आपने जो EMF दिया था, जो सप्लाई दी थी, उसके हिसाब से आपको करंट नहीं मिलने वाला. उस करंट और उस सप्लाई EMF में कुछ डिफरेंस रहेगा, इसलिए जो करंट की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी. देखते हैं करंट की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले तो EMF और करंट का कोई रिलेशन है क्या हमारे पास? हाँ है. कौन सा रिलेशन है? जो इंडक्टर को भी कनेक्ट करता है, इंडक्टेंस भी कनेक्ट करता है, और EMF और करंट को भी कनेक्ट करता है. एक रिलेशन है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt. ठीक है, उस रिलेशन को हम यूज करते हैं. तो यहां वैल्यू आ गई क्या? एज वी नो E इज इक्वल टू, आपको एक्सप्रेशन निकालना है, तो E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt. नाउ ये माइनस क्या शो करता है? माइनस बस ये शो करता है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो और उसका EMF, सप्लाई EMF, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा. लेकिन यहां आप करंट की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ना कि उसका डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं. तो सिर्फ अगर वैल्यू मेजर कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस we are calculating the magnitude of current, hence negative sign can be ignored or neglected. Ignored. So
E will be equal to L di by dt. Now di will be equal to, अब dt और L को इधर ले आते हैं, so it will be E into L को बाहर ले लेते हैं, E into dt डिवाइडेड बाई L. ये वैल्यू आपके पास आ गई. अब E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू हमारे पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी एंड दिस इज 1 बाई एल. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये डी आई है, किसके लिए? स्मॉल टाइम के लिए. आपको कंप्लीट वैल्यू अगर चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू आती है. तो देखिए डी आई इंटीग्रेट किया है, इसको 1 बाई एल बाहर ले लिया, कांस्टेंट था. आपके पास क्या बच गया अंदर? ई नॉट अगेन कांस्टेंट है, पीक ईएमएफ ही तो है, ये कांस्टेंट है, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. चलिए अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करने के बाद डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए. ठीक है. सो इट विल बी ई इज इक्वल टू ई नॉट एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी. यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो साइन ओमेगा टी कंप्लीट है और एक ओमेगा टी है. तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी. और ओमेगा टी का होता है डिफरेंशिएशन. जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है. तो ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा आपके पास? ओमेगा. और इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड में लिखते हैं, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय ओमेगा. ये वैल्यू आपके पास आ गई. अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपके पास ईएमएफ की वैल्यू है वो साइन के फेज में है और जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कॉस के फेज में है. तो ये दोनों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये फेज अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो हमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है. इसका मतलब हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें. तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल. अब देखिए cos इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा. cos इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है. तो हमने यहां लिख दिया, दिस इज माइनस पहले से है तो साइन 90 को हम लिख सकते हैं क्या? पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स ओमेगा टी. ठीक है. डिवाइडेड बाई ओमेगा को बाहर ले लो तो ओमेगा एल यहां पे आ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये वैल्यू आपके पास आ गई. ये है साइन 90 माइनस थीटा. अब अगर मुझे इस माइनस को हटाना है तो क्या मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखने की बजाय साइन थीटा माइनस 90 लिख दूं तो माइनस हट जाएगा हमारा. तो आई विल बी इक्वल टू, स्मॉल आई से लिख लेता हूं इसको, आई विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल. और ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. तो ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी? करंट की. अभी भी ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है करंट की. करंट की ये कंप्लीट वैल्यू अभी भी नहीं है. तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी फिर? करंट की कंप्लीट वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हमने क्या लिखा कि फॉर एग्जाम्पल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाता है क्या? 90 डिग्री. ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मतलब ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो कितनी होती है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के बाद अगर आप ये वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या हो गया? 90. तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है. इसका मतलब ये वाला जो कंप्लीट वैल्यू है वो हो गई क्या? 1. कंप्लीट वैल्यू 1 हो गई. तो आपके पास क्या बचा? I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल. और साइन 90 पे जो वैल्यू आपको मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की.
साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट होके साइन 0 0 होता है और वो जाती है कहाँ 90 तक, 90 पे वो 1 हो जाती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी 90 पे में मिलेगी। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो आपको करंट की वैल्यू क्या मिली मैक्सिमम, ये वैल्यू करंट की भी आपको मैक्सिमम मिल गई। समझ में आ गई बात। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं सो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, करंट की। अब यहां से एक चीज देखने वाली है, वो देखने वाली बात यह है कि जो ईएमएफ का फेज है, आपने करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हम देखेंगे फोर्थ क्या फेज, फोर्थ हो गया क्या फेज। अब देखिए दोनों के फेज लिख लेते हैं। फेज किससे डिनोट होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद वाली वैल्यू से। तो ईएमएफ का जो फेज है, ईएमएफ हैव फेज, ईएमएफ का जो फेज है वो क्या है ओमेगा टी। नाउ करंट का जो फेज है हैव नहीं लिखना चाहिए मुझे, एट फेज, क्योंकि फेज जो है वो लोकेशन होती है। तो एट फेज, फेज कितना है उसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये तो आ गए इनके फेज। अब फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसको फाई से डिनोट किया गया। तो फेज डिफरेंस आपने इन दोनों फेजेस को माइनस कर दिया, तो ओमेगा टी मतलब ईएमएफ का फेज माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करंट का फेज। तो क्या वैल्यू आ गई ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल मीन्स पाई बाई 2। मतलब करंट और ईएमएफ में जो फेज का डिफरेंस है वो क्या है पाई बाई 2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है इनमें। अब सवाल ये है कि कौन आगे है और कौन पीछे, करंट आगे है या ईएमएफ आगे है। तो देखिए यहां पे आप देखिए कि ओमेगा टी फेज है ईएमएफ का और करंट का फेज उससे पाई बाई 2 पीछे है, उसमें से माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब है ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 आगे है। क्या समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, अपोजिशन टू करंट, कि अपोजिशन टू करंट क्या होगा। तो देखिए फिफ्थ क्या आया, अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट क्या होगा। तो देखिए अपोजिशन टू करंट का मतलब है हम अपोजिशन टू करंट को इंडक्टर के केस में किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से, एक्सएल से, और इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस में जो रिएक्टेंस, रेजिस्टर में जो चीज करंट को अपोज करती है, रेजिस्टर में जब आप करंट को फ्लो करवाते हो तो जो चीज अपोज करती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इंडक्टर में जब आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो जो चीज इंडक्टर में करंट को अपोज करती है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज अपोजेस द करंट। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कैसे की जाती है, कैसे निकाली जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वो देखते हैं। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है या अपोजिशन टू करंट हमेशा क्या होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो ई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ई नॉट तो ई नॉट ही हो गया, और आई नॉट क्या हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। तो ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, ओमेगा एल जो है वो थर्ड टर्म है, ये चला गया ऊपर, सो इट विल बी ओमेगा एल। मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एल। दैट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और क्योंकि एल कांस्टेंट होता है तो एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ओमेगा के। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, 2 पाई देखिए कांस्टेंट है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्या समझ में आ गई बात? इसका मतलब यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि जो इंडक्टर करंट का अपोज करने वाला है वो कितना अपोज करेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे अपोजिशन बढ़ेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो अगर आपके पास दो तरह के करंट्स होते हैं, एक एसी और एक डीसी, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हुआ करती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम कुछ है ही नहीं। डीसी में तो कांस्टेंट रहता है, डीसी साइकिल्स तो होती ही नहीं उसमें। अगर उसमें साइकिल्स नहीं होती तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम यानी कि फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। अब बात करते हैं एसी की। तो एसी में तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम होती हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूके में 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज का मतलब 60 साइकिल एक सेकंड में, इंडिया में 50 साइकिल एक सेकंड में। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम बढ़ेंगी वैसे वैसे अपोजिशन बढ़ेगा। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो बढ़ेगा मतलब कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा ये रोकेगा करंट को। इसका मतलब है कि अगर मैं एसी और डीसी को कंपेयर करूं तो क्लियर है कि ये डीसी को तो इजीली अलाउ कर देता है, इंडक्टर डीसी को इजीली अलाउ कर देता है, डायरेक्ट करंट को इजीली अलाउ कर देता है, लेकिन एसी को अलाउ नहीं करता, एसी को ये ब्लॉक करता है। सो यहां मैं लिख देता हूं, इंडक्टर अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी, एसी को ये ब्लॉक करेगा। क्या समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। सिंस लिख देता हूं मैं, सिंस एसी हैव हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी होते हैं एसी में। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ हो गया क्या, पोजीशन ऑफ करंट। सिक्स्थ, अब आ गए वेव डायग्राम पे। वेव डायग्राम देखिए बना लेते हैं, ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस दिखाती है किसको, करंट या ईएमएफ को। ये वाली एक्सिस दिखाती है एंगल को या टाइम को। तो हमने कहा यहां पे 0 डिग्री एंगल हो गया, यहां π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया। सारा जो खेल है वो इन्हीं के बीच में चलना है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ की वेव बनाएंगे, ईएमएफ का वेव डायग्राम। ईएमएफ का वेव डायग्राम ये हो गया। ठीक है, तो देखिए जब एंगल 0 डिग्री था तो 0 डिग्री का मतलब हुआ कि उस कंडीशन में एंगल 0 डिग्री है, ये ओमेगा टी एंगल को शो कर रहा है। तो ओमेगा टी क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया 0। अब अगर ओमेगा टी 0 हो गया है तो उसका मतलब ये साइन 0 हो गया, तो साइन 0 होता है, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू क्या मिली आपको, 0। उसके बाद क्या आ गया, π/2 मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, 1 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहीं यहां पे होगी, इसका मतलब साइन की वैल्यू यहां पहुंच गई। इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। समझ में आ गई बात? चलिए ये वैल्यू जो मिली, ये वैल्यू है क्या, E0। उसके बाद पाई पे पहुंचा, पाई मतलब 180 डिग्री। आपने ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या रखा, 180, और साइन 180 क्या होता है, साइन 180 0 होता है। तो इसका मतलब है कि आपको जो ईएमएफ की वैल्यू मिली वो मिली 0, कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 3π/2 मतलब 270 डिग्री, साइन 270,
साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या रख दिया आपने 270 और साइन 270 होता है -1। -1 का मतलब है आपको ये वैल्यू मिलेगी 1 मैक्सिमम वैल्यू है तो -1 क्या हो गई मैक्सिमम ही हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई ये -1 ये हो गई यहाँ पे गई और इसको आपने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है नेक्स्ट है 2 पाई साइन 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो साइन 360 कितना हो गया अगेन 0 हो गया तो आपको वैल्यू क्या मिल गई ये वैल्यू 0 मिल गई आपको। तो ये साइन की साइकिल ये आपकी जो साइकिल मिली है वो मिली है ईएमएफ की। अब देखते हैं कि आपको करंट की साइकिल क्या मिलेगी। ये ईएमएफ की साइकिल है ये वाली। अब करंट की साइकिल देखिए करंट जब एंगल 0 डिग्री था इसका मतलब ओमेगा टी 0 था। ओमेगा टी 0 था तो आपके पास वैल्यू क्या है साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और अच्छा ओमेगा टी 0 हो गया तो साइन 0 माइनस π/2। 0 माइनस π/2 का मतलब है ये वैल्यू हो गई आपकी साइन माइनस π/2 मतलब -90 डिग्री। -90 डिग्री का मतलब है वैल्यू क्या हो गई इट इज -1। इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम लेकिन क्या आएगी नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है तो ये वैल्यू यहां हो गई। यहां पे साइन 0 पे आपको वैल्यू क्या मिल गई -1 सॉरी साइन जब एंगल 0 डिग्री था उस कंडीशन में आपको जो करंट की वैल्यू मिली वो क्या मिली -1। ठीक है चलिए उसके बाद π/2 तो π/2 आपने रखा π/2 तो यहां ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या रख दिया π/2। ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 तो π/2 माइनस π/2 तो π/2 माइनस π/2 क्या हो गया 0। इसका मतलब आपको क्या वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा नेगेटिव से जब -1 से जब 0 के लिए वैल्यू जाएगी तो ग्राफ आपका साइन का कुछ इस तरह से बनेगा। ये साइन का ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या वैल्यू है आपके पास पाई मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू आपने रख दिया क्या पाई। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई रखा तो अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ गई पाई माइनस π/2। पाई माइनस π/2 की वैल्यू क्या होगी देखिए पाई माइनस π/2 दैट मीन्स π/2। ठीक है π/2 आ जाएगी तो साइन π/2 अब साइन π/2 आपके पास बचा है साइन π/2 इज इक्वल टू क्या 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अब। ठीक है तो आपके पास वैल्यू क्या मिली मैक्सिमम कहीं यहाँ पे और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। चलिए नेक्स्ट है 3π/2। इसका मतलब है ओमेगा टी इज इक्वल टू आपने क्या रखा 3π/2 तो यहाँ माइनस किया 3π/2 माइनस π/2। 3π/2 माइनस π/2 क्या बचेगा आपके पास 2π। ठीक है नहीं एक मिनट 3π/2 माइनस π/2 तो ये बचा आपके पास सॉरी 2π नहीं बचेगा इट विल बी 2π/2 सो इट विल बी पाई। तो यहाँ आपने वैल्यू रखी क्या साइन पाई यहाँ बचा आपके पास साइन पाई। साइन पाई इज इक्वल टू मतलब साइन 180 होता है क्या 0। इसका मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई क्या 0। ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपने वैल्यू क्या रखी 2π तो यहाँ पे रखा क्या 2π। अच्छा यहाँ पे 2π माइनस π/2 इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4π माइनस π/2 सो इट विल बी 3π/2 और 3π/2 होता है -1 मतलब वैल्यू कुछ यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपको मिला किसका I0 का। वो E0 का ग्राफ था ये I0 का ग्राफ था। ये I का ग्राफ है ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई I0 की। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको एक डिफरेंस क्लियर हो गया कि कैसे दोनों के जो वेव डायग्राम्स हैं ईएमएफ और करंट दोनों अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेजर डायग्राम के। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जो आपके पास करंट और ईएमएफ की वैल्यू हैं उन वैल्यूज के हिसाब से ईएमएफ और करंट हमेशा 90 डिग्री अपार्ट रहते हैं और 90 डिग्री अपार्ट रहने में भी करंट की वैल्यू हमेशा पीछे रहती है। जब यहाँ 0 है तो ये -1 है हमेशा 90 डिग्री पीछे रहती है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए आपने फेजर बना लिया
ये एंगल हो गया, एंगल शुरू यहां से होने वाला है, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ईएमएफ की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ई जो आपका ईएमएफ है वो ओमेगा टी फेज पे है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई ई नॉट की। अच्छा अब देखिए करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू ओमेगा टी से π/2 कम है, मतलब 90 डिग्री ये पीछे है, तो पीछे कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, अगर यहां बनाएंगे तो ये तो आगे हो गया, यहां बनाएंगे तो पीछे हो गया, मतलब करंट की वैल्यू आपको मिली क्या, ये वाली, दिस इज आई नॉट। दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो ध्यान से देखिए कंप्लीट में, ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक लगेगा। देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, इंडक्टर की जो यूनिट है, इंडक्टेंस की यूनिट है वो क्या है 1 हेनरी, या इसको सिर्फ H लिखा जाता है, इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट सप्लाई having 50 hertz frequency, find effective करंट आपको निकालना है। देखिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका काम है आप गिवन लिखें, गिवन लिखने के बाद ही आप रिलेशन फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए गिवन क्या हुआ कि आपको दिया हुआ है L इज इक्वल टू 1 हेनरी, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। देखिए ये इफेक्टिव वोल्टेज है, इफेक्टिव वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इफेक्टिव करंट निकालना है मीन्स I निकालना है आपको। I इफेक्टिव मीन्स RMS करंट भी बोल सकते हैं इसको, एवरेज करंट भी बोल सकते हैं। तो I की वैल्यू आपको निकालनी है और न्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कोई फॉर्मूला है आपके पास जो इन सबको कनेक्ट करता हो? हाँ एक फॉर्मूला है तो सही, मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो फॉर्मूला, XL इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो हमने लिख लिया XL इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब ई नॉट तो है मैक्सिमम वैल्यू, आपसे पूछिए एवरेज वैल्यू, तो एवरेज और मैक्सिमम के बीच में रिलेशन क्या होता है? एवरेज और मैक्सिमम के बीच में रिलेशन ये होता है दैट E इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2, सो ई नॉट विल बी इक्वल टू E इंटू √2। तो हमने यहाँ लिख दिया उसको, तो E इंटू √2 डिवाइडेड बाई I इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, सो इट विल बी E बाई I। कोई परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। अब XL की वैल्यू क्या होगी? XL की वैल्यू है, हमने यहाँ लिखा है L इंटू 2 पाई न्यू, सो इट विल बी L इंटू 2 पाई न्यू, सो E बाई I। L की वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू 50 हर्ट्ज इज इक्वल टू E की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना 220 डिवाइडेड बाई I। इसको उधर ले जाइए, I इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2 इंटू 3.14, 5 से ये कैंसिल हुआ, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करके I की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कि कितनी वैल्यू होगी करंट की। ठीक है, चलिए ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होगा वो सॉल्व। इसको आप सॉल्व जरूर कर लीजिए आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ EMF in inductive circuit is
E इज इक्वल टू 220, E इज इक्वल टू 220 साइन 314t। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट की वैल्यू आपको बतानी है, या आप पीक करंट की वैल्यू बता दीजिए। वैल्यू ऑफ पीक करंट ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? यहां से वैल्यूज देखिए, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है E इज इक्वल टू 220 साइन 314t, ये वैल्यू है। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कीजिए किससे? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, तो देखिए अब E नॉट इज इक्वल टू 220 मिल गया और ओमेगा इज इक्वल टू 314 मिल गया। ओमेगा का मतलब हो गया क्या? 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314। अब न्यू इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ये 100 टाइम्स जाएगा और 100 से 2 ये 102 से जाएगा 50 हर्ट्ज। तो न्यू की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखिए आपके पास E नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो एक्सएल इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। इसको आप यूज कर लीजिए और यूज करके आंसर निकाल लीजिए, या फिर हमें न्यू की वैल्यू भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधे यहाँ पुट करते हम, यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर आ जाता। तो आपके पास एक चीज़ यहाँ पे नहीं गिवन है, वो क्या है? वो आपके पास L नहीं गिवन है। तो L इज इक्वल टू हमने कहा पाई हेनरी, L इज इक्वल टू पाई हेनरी, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज और गिवन नहीं है, दैट इज एल गिवन है, दैट इज L इज इक्वल टू पाई हेनरी। आपको इंडक्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, तो E इज इक्वल टू 220 साइन 314t, तो इसको इक्वेट कर दीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी से। तो E नॉट की वैल्यू 220 वोल्ट हो गई और ओमेगा की वैल्यू हो गई क्या? 314। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बस इन दो वैल्यूज की जरूरत है, हम इसको यूज कर देंगे किसमें? एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट में। तो एक्सएल की वैल्यू होती है क्या? एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, तो एल ओमेगा हमने पुट कर दिया, तो एल इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ई नॉट की वैल्यू 220, आपको आई नॉट निकालना है। तो एल की वैल्यू पाई हो गई और ये वैल्यू हो गई 314 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई आई नॉट। 3 इसको आप लिख सकते हैं क्या? 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके 220 को डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, और भी कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, करेंगे इजीली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाने होते। ठीक है, थैंक यू सो मच।